हेलो फ्रेंड, स्वागत है सभी का। तो फ्रेंड देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में जो है पर्यावरण अध्ययन प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। तो इसके पहले हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 1 कर चुके हैं। तो आप लोग वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसी क्रम में डेली जो है एक एक वीडियो जो है प्रैक्टिस करेंगे। आपका जैसे बाल विकास हुआ, हिंदी हुआ, पर्यावरण हुआ, साइंस का है, साइंस वर्ग वालों साइंस के लिए करेंगे। तो आप लोग इसी तरह डेली वीडियो एक एक मिलेगा आपको, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। तो फ्रेंड, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, हम लोग जान ही रहे हैं कि एग्ज़ाम का डेट बहुत करीब है, 21 जनवरी को होने वाला है, इसलिए समय बहुत कम बचा है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका जो है एग्ज़ाम में स्कोर बनेगा। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्नों को पढ़ते हैं और उसको करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो है पेन और रफ लेकर के जो है बैठ जाइए और कलेक्ट करिए कि देखिए आपका 30 में से कितना सही हो रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। तो देखिए, पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है आपका, भारत की 2 प्रमुख आपदाएं कौन सी हैं। देखिए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत की 2 प्रमुख आपदाएं कौन सी हैं। तो पहला है बाढ़ एवं सूखा, दूसरा आग एवं सुनामी, तीसरा भूकंप एवं आग, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत की 2 प्रमुख आपदाएं हैं वो आपका जो है बाढ़ और सूखा पहला ऑप्शन के साथ जाएगा। तो बाढ़ हम आपको बता दें कि बाढ़ का पानी एक अतिप्रवाह है जो भूमि को जलमग्न कर देता है। यह जल निकाय जैसी नदी या झील के पानी के अतिप्रवाह के रूप में हो सकता है, जिसे पानी का जो है स्तर बढ़ने लगता है। तो जहाँ पानी का स्तर बढ़ेगा ये भी एक प्राकृतिक आपदाएं माना गया है। और सूखा सूखा जैसे किसी दिए गए क्षेत्र में औसत कम वर्षा होने की प्राकृतिक आपदा जिसे कहते हैं। जैसे राजस्थान स्थान में है, वहाँ सूखा प्रदेश है, इसलिए बाढ़ एवं सूखा दोनों क्या है, एक प्राकृतिक आपदाएं हैं भारत की। तो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि मेरे नुकीले वक्राकार दांत हैं, मैं अपना खाना चबाता नहीं हूँ लेकिन इसे निगल लेता हूँ, मैं कौन हूँ। तो देखिए, गाय, चूहा, डॉल्फिन, सांप। तो देखिए फ्रेंड, जो मेरे नुकीले वक्राकार दांत हैं, मैं अपना खाना चबाता नहीं हूँ लेकिन इसे निगल लेता हूँ, मैं कौन सा है। देखिए, सब जंतुओं की जो है जितने हैं सबकी अलग अलग मतलब दांत अलग अलग होते हैं। जैसे इसमें आपका सांप के 2 खोखले दांत नुकीले होते हैं। सांप, हम आपको बता दें, इसमें आपका ऑप्शन जो है चौथा सही हो जाएगा, सांप होगा। तो सांप के जो 2 खोखले दांत होते हैं, सांपों में नुकीले और वक्राकार दांत होते हैं, लेकिन वो अपने शिकार को चबाते नहीं हैं। सांप जो है हमेशा अपने खाना पूरा निगल लेते हैं। तो यह जो है आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। देखिए, प्रश्न 3 है, कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी का खेल कितने समय तक चलता है। तो कबड्डी का समय 40 मिनट तक, जिसमें 5 मिनट का विश्राम शामिल है, 60 मिनट तक जिसमें 10 मिनट का विश्राम शामिल है, 60 मिनट तक जिसमें 5 मिनट का विश्राम शामिल है, 40 मिनट तथा जिसमें 10 मिनट का विश्राम शामिल है। तो कबड्डी के जो खेल में वो जो है 40 मिनट तक उसमें होते हैं और 5 मिनट आपका जो है विश्राम का समय मिलता है। तो आपका ऑप्शन जो है पहला सही हो जाएगा। देखिए, चौथा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि एक संयुक्त परिवार में रहकर बच्चे निम्न में से क्या बात सीखते हैं। तो देखिए, बच्चे क्या बात सीखते हैं कि बच्चे बड़ों से अच्छे संस्कार सीखते हैं, बच्चे जिद्दी होना सीखते हैं, तीसरा बच्चों चीज़ों को दूसरे के साथ साझा करना सीखते हैं। तो देखिए, एक संयुक्त परिवार में जब बच्चा रहेगा तो अपने बड़ों से जो है क्या सीखेगा, एक अच्छा संस्कार सीखता है। बच्चे जिद्दी होना सीखते हैं, यह आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा दूसरा। तीसरा, बच्चे चीज़ों को दूसरों के साथ साझा करते हैं। तो बच्चे क्या होता है कि एक दूसरे से जो है जो भी खाने पीने की चीज़ें होती है एक दूसरे से जो है साझा करते हैं। तो आपका ऑप्शन 3 भी सही होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन जो है केवल 1 और 3 सही है। तो आपका यह तीसरा सही हो जाएगा। देखिए, प्रश्न 4 है, वनवासी कहलाते हैं। तो वनवासी क्या कहलाते हैं, प्लांटमैन, ठेकेदार, बंजारा, आदिवासी। तो जो आदिवासी व्यक्ति होते हैं उन्हीं को हम जो है क्या कहते हैं, वनवासी कहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं। वे वन उत्पादों अपनी आजीविका से चलाते हैं। जैसे वनों में जो जंगली पशु हैं उन्हीं के द्वारा जो है अपना आजीविका वो लोग चलाते हैं। तो यह आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा।
देखिए प्रश्न 6 है, किसानों का एक प्रसिद्ध भोजन ऊंधियू किस स्थान से संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये आपका? देखिए राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो आपको हम बता दें, या गुजराती जो एक पकवान है ऊंधियू है, इसका नाम जो है इसलिए है क्योंकि उल्टे बर्तन पर यह बनाया जाता है। ऊंधियू को जो है बाजरे की रोटियों के साथ खाया जाता है और चूल्हे पर इसे पकाया जाता है। तो ऊंधियू कहाँ का हो गया? यह आपका गुजरात का है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 6 है, एक व्यक्ति मिर्ज़ापुर की यात्रा पर जा रहा है। वह यात्रा करते समय कुछ सूचना एकत्र करता है। इस सूचना के अनुसार औसत चाल गणना करने का प्रयास कीजिए। तो देखिए प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है कि एक व्यक्ति की यात्रा पर जा रहा है, मिर्ज़ापुर की यात्रा पर जा रहा है। वह यात्रा करते समय कुछ सूचना एकत्र करता है। इस सूचना के अनुसार औसत चाल गणना करने का प्रयास कीजिए। देखिए ओडोमीटर का प्रारंभिक चिन्हित प्राप्तांक 1233 किलोमीटर है। दूसरा व्यक्ति अपनी दूरी 8.5 घंटे का समय लगाता है। ओडोमीटर की अंतिम चिन्हित प्राप्तांक 1581.5 किलोमीटर है। तो इसमें देखिए आपको निकालना है कि औसत चाल पूछा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखिए दूरी इसमें दिया है 1581 और 1533। तो पूछा ये प्रारंभिक है ये अंतिम है, तो हमको अंतिम चाल में से पहले प्रारंभिक चाल जो है घटा करके जो है उसकी दूरी निकालनी है। तो देखिए 1581 में से जो है कितना घटाना है? 1233 जब आप घटाएंगे तो आपका आएगा 348.5 आएगा। तो अब क्या है, उसके बाद समय दिया 8.5 घंटे। तो इससे आप जो है भाग दे देंगे, यानी 8.5 से भाग देंगे तो यानी कुल दूरी आपका कितना निकला है? 348.5 और कुल समय है 8.5 घंटे। तो इसको जब आप काटेंगे तो आपका कितना आएगा? 41 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 8 क्या कह रहा है कि प्रश्न 8 है, ऐसा कौन सा जानवर जिसकी दृष्टि कमजोर है लेकिन गंध, स्पर्श और स्वाद उत्कृष्ट समझता है? तो इसमें आपका देखिए ऑप्शन है बंदर, हाथी और चूहा, कुत्ता और हाथी कुत्ता और बंदर, कुत्ता चूहा और बंदर। तो देखिए सबकी जो है अपनी अलग अलग जो है होती है। जैसे बंदर में क्या होता है, बंदर की गुण क्या होती है कि बंदरों में दृष्टि उत्कृष्ट होती है, मतलब देखने की क्षमता उसमें अधिक होती है, लेकिन उनके गंध की समझ कमज़ोर होती है। वो लोग गंध को जो है अच्छे तरीके से भांप नहीं पाते हैं। ये बंदर की जो है खासियत है। और इसमें हाथी का आपको बता दें तो हाथियों में गंध, स्पर्श और स्वाद की गहरी समझ होती है। उनकी नज़र लेकिन कमज़ोर होती है। और चूहा की बात करें तो चूहे में नज़र कमज़ोर होती है, उनके पास जो गंध और स्पर्श स्वाद की समझ उत्कृष्ट होती है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसी क्रम में अब यहाँ पे एक है कुत्ता की बात करें तो कुत्तों में गंध, स्पर्श और स्वाद की उत्कृष्ट समझ होती है। वो लोग सूंघने में और स्वाद में बहुत तेज होते हैं, लेकिन नज़र उनकी कमज़ोर होती है। तो इस क्रम में हम क्या लगाएंगे? पूछा है कि दृष्टि कमज़ोर लेकिन गंध, स्पर्श और स्वाद उत्कृष्ट समझ है। तो ये आप लगाएंगे किसका? चूहा का। चूहा का भी वही अवधारणा है, कुत्ता का भी है, हाथी का भी जो है वही है कि ये लोग जो है गंध और स्पर्श की जो है गहरी समझ रखते हैं, लेकिन इनकी नज़र जो है कमज़ोर होती है। यहाँ पे देखिए पहला दिया दृष्टि कमज़ोर लेकिन गंध और स्पर्श और स्वाद उत्कृष्ट। तो गंध में चूहा है, स्पर्श देखिए स्पर्श में कौन सा है? कुत्ता है। और उत्कृष्ट स्वाद में जो है वो किसका लगाएंगे? हाथी का लगाएंगे। तो आपका ऑप्शन यहाँ दूसरा सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोषक तत्व की कमी के कारण होने वाले रोगों को अल्पता रोगों के रूप में जाना जाता है। और दूसरा है आयोडीन की कमी से गलगंड का सबसे आम कारण है। दिए गए कथनों पर कौन सा सही है? तो देखिए दिए गए कथनों में कौन सा सही है, तो आप क्या लगाएंगे? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका ऑप्शन बनेगा आपका जो है या तीसरा बनेगा, 1 और दोनों सही हैं। देखिए प्रश्न 10 है, निम्नलिखित जल संरक्षण के कुछ उपाय घरेलू उद्देश्यों के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है। देखिए बारिश के पानी का संग्रहण, जल संभर, वाटरशेड गतिविधि, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग, पानी की गुणवत्ता की निगरानी सूचकांक।
देखिए जल संरक्षण पूछा है, जल संरक्षण के लिए तो सबसे बेस्ट क्या होगा, उसका जो है पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग जो है उद्देश्यों के उपयुक्त तरीका कौन सा है, तो आपका ऑप्शन 3 बन जाएगा। देखिए प्रश्न 10 है, आपको मिलाना है। मिलान क्या है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही चुनिए। तो पूछा इस्लात आपका है, चील है, रेशम कीट है, उल्लू है। तो इसमें बताइए आप लोग क्या होगा। इस्लात क्या होता है, इस्लात जो है 17 घंटे सोता है। देखिए 17 घंटे सोता है। चील की बात करें तो इंसानों से 4 गुना देख सकता है या भी जो है 17 घंटे सोता है। तो यह आपका कौन सा हो जाएगा, मनुष्य से 4 गुना अधिक देख सकता है, यानी बी का 4 हो जाएगा। और रेशम कीट अपने जो है गंध अपने साथी से ढूंढ सकते हैं, रेशम कीट। उल्लू इंसानों की तरह आंखें समान होती हैं, आपका जो है तीसरा हो जाएगा। यानी ए का दूसरा है आपका, ए का दूसरा है, अब बी का चौथा है। ए का दूसरा देखिए ऑप्शन में कहाँ है, ए का दूसरा अब बी का चौथा, यानी दूसरे ऑप्शन में है। और सी का पहला और डी का जो है तीसरा। तो इस क्रम में आप लोग जो लगा सकते हैं कि इस्लात 17 घंटे सोता है, चील जो है मनुष्य के 4 गुना अधिक देख सकता है, रेशम कीट गंध से अपने साथी को ढूंढ लेता है, और उल्लू इंसानों की तरह आंखें होती हैं। देखिए प्रश्न अगला है 12 है, कौन सा राज्य मिजोरम की सीमा को नहीं छूता है। तो देखिए असम है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, नागालैंड। तो पूछा है कि कौन सा राज्य मिजोरम की सीमा को नहीं छूता है, तो आप क्या लगाएंगे, नागालैंड जो है नहीं छूता है। देखिए प्रश्न 13 है, कर्नाटक में एक किसान अपनी मिट्टी को नरम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करता है। तो देखिए खूंटी, इलेगी, कुरेगी, खुरपी। देखिए कर्नाटक की भाषा में है कि पूछा है कि कर्नाटक के किसान अपनी मिट्टी को नरम बनाने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का प्रयोग करता है। तो इसमें क्या होगा, खूंटी मिट्टी को खोदने, ढीला करने, नरम बनाने के लिए छड़ होती है। इसी प्रकार जो है इसे उत्तर भारत में इसी को खुरपी कहा जाता है, और दक्षिण भारत में इसको खूंटी कहा जाता है। तो क्या लगाएंगे, खूंटी। वहाँ पे जैसे अपने यहाँ खुरपा है, खुरपी है, जो भी होता है वहाँ खुरपा खुरपी को खूंटी कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 14 है, प्रश्न 14 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संसाधन का पुनर्नीकरण किया जा सकता है। पेट्रोलियम है, कोयला है, लोहा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो प्रश्न है किस संसाधन का पुनर्निर्वीकरण किया जा सकता है, तो आपका ऑप्शन बनेगा लोहा। देखिए प्रश्न 15 है, आरटीई अधिनियम के शीर्षक में निम्न में कौन सा शब्द शामिल है। देखिए निःशुल्क लेकिन अनिवार्य नहीं, केवल गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क, अनिवार्य है लेकिन शुल्क नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। देखिए आरटी जो अधिनियम है शीर्षक से निम्न कौन सा शब्द शामिल है। तो इसमें देखिए जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान में 2002 के संविधान अधिनियम द्वारा इसे जोड़ा गया था। तो इसमें पूछा है कि देखिए निःशुल्क अनिवार्य नहीं है, इसमें केवल गरीब बच्चों के लिए केवल अनिवार्य है लेकिन निःशुल्क नहीं है। तो आपका सभी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। तो इसमें देखिए इनमें से कोई भी नहीं शामिल है, आपका ऑप्शन चौथा सही होगा। देखिए प्रश्न 16 है, ईबीएस पाठ्यक्रम का उद्देश्य स्कूली शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अधिगम का एक परिप्रेक्ष्य तैयार करना क्या है। बहुखंडी है, एकीकृत है, वैयक्तिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा, या एकीकृत होता है, एकीकृत परिप्रेक्ष्य तैयार करना होता है। जैसे इसमें बता दें कि जो पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है उसमें शिक्षा प्राथमिक चरण के लिए एकीकृत जो है परिप्रेक्ष्य बनाना है, जिसे सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा में ज्ञान शामिल किया जाता है। इसे एकीकृत आपको जो है ऑप्शन सही होगा। देखिए प्रश्न 17 है, ईबीएस को एक एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक प्रमुख मार्गदर्शक कारक माना जाता है। किसे एक प्रमुख मार्गदर्शक माना जाता है। देखिए बहुत ही मस्त प्रश्न है।
ईवीएस का कि ईवीएस का एक एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में किसे एक प्रमुख मार्गदर्शक कारक माना जाता है? तो शिक्षक के लिए विषय व्याख्या करना आसान होता है, या छात्रों के अध्ययन को प्रयास को कम करता है, या पर्यावरण अध्ययन के विशेष बल देने की आवश्यकता को कम करता है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण मूल्यों का विकास होना है। तो देखिए यहाँ पे कहा कि यह आसान करता है, शिक्षक की विषय व्याख्या करना आसान, ये आपका ऑप्शन गलत है। छात्रों के अध्ययन को प्रयास को कम करता है, देखिए यहाँ पे नेगेटिव सेंस दिया है, भी आपका जो है प्रश्न गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बल देने की आवश्यकता को कम करता है, तो यह भी आपका जो है ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन आपका जो है 4 नंबर बनेगा। देखिए प्रश्न 18 है, ईवीएस शिक्षण अधिगम में प्राथमिक स्तर पर उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया कौशल को पहचाने। तो देखिए इसमें आपका अवलोकन है, संवाद है, निष्कर्ष निकालना, पूर्वावलोकन, पूर्वानुमान। तो इस प्रकार से आपका सभी जो है चारों जो है आपका शिक्षण कौशल में प्रयोग किया जाता है प्राथमिक स्तर में। तो आप क्या लगाएंगे इसका ऑप्शन ए, बी, सी और डी। देखिए प्रश्न 19 है कि बच्चे अपने वातावरण को समग्र रूप से देखते हैं, तो ईवीएस पाठ्यक्रम में इस तथ्य का क्या प्रभाव है? तो इसमें अध्यायों की संख्या कम होती है, इसे कक्षा 1 और 2 में पेश नहीं किया जाता, इसका विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में कोष्ठीकरण नहीं किया गया है, एकमात्र प्रतिभाशाली बच्चे के लिए बनाया गया है। देखिए प्रश्न है कि बच्चे अपने वातावरण को समग्र रूप से देखते हैं, तो ईवीएस पाठ्यक्रम में इस तथ्य का क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ईवीएस पाठ्यक्रम में अवधारणाओं और मुद्दों को सामाजिक विज्ञान में संकलित नहीं किया गया है, क्योंकि बच्चे में पर्यावरण समग्र रूप में देखते हैं। तो यह आपका ऑप्शन कौन सा बनेगा? इसका विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में कोष्ठीकरण नहीं किया गया है, तो आपका ऑप्शन तीसरा बनेगा। देखिए प्रश्न 20 है, पर्यावरण अध्ययन कक्षा में एक शिक्षक पाठ्य पुस्तकों से परे अपनी शिक्षण पद्धति को जोड़ना चाहता है, उसके द्वारा चयनित की जाने वाली उपयुक्त रणनीति है। देखिए सब शिक्षण के प्रश्न है, ये सब प्रश्न आपको जो है एग्जाम में गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसी से जो है आपका नंबर जो है बढ़ेगा। तो आप लोग खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना अच्छा आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब कॉन्फिडेंस लेवल आपका जब बढ़ जाएगा तो एग्ज़ाम में वही कॉन्फिडेंस लेवल आपको जो है अच्छा स्कोर करने में सहायता करेगा। तो फ्रेंड्स डेली आप लोग जो है प्रैक्टिस कीजिए, डेली प्रैक्टिस करेंगे तो ही जो है आप लोग का अच्छा नंबर आएगा। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन कक्षा में एक शिक्षक पाठ्य पुस्तकों से परे अपनी शिक्षक पद्धति को जोड़ना चाहता है, उसके द्वारा चयनित की जाने वाली उपयुक्त रणनीति होगी तो छात्रों के एक सजाती समूह बनाना, पर्यावरण के मुद्दों पर वाद विवाद का आयोजन, कक्षा को वास्तविक जीवन के अनुभव से जोड़ना, एक विषय समूह बनाना। तो देखिए क्या होना चाहिए कि बच्चों का जो है कक्षा की जो भी रणनीति चल रही है या पाठ्य पुस्तक पढ़ाया जा रहा है, उनके वास्तविक जीवन अनुभव से जो है जोड़ना जो है एक अच्छी रणनीति मानी गई है। तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 21 है, अपनी ईवीएस कक्षा में अपने पौधे विषय के बारे में सीखा है। आपकी देखिए अब आप एक बगीचे में जा रहे हैं और गमले को मुरझाए हुए पौधे एक उपयुक्त देखते हैं, आपके ईवीएस ज्ञान के आधार पर सबसे उपयुक्त कार्य क्या होगा? तो देखिए क्या होगा, तो इसमें है कि मिट्टी को संकुचित करने और उन्हें सीधा खड़ा होने में मदद करने के लिए पौधे पर दबाएं, मुरझाए पौधे पर ध्यान न दें क्योंकि वह प्रकृति रूप से ठीक हो जाएंगे, पौधे को आवश्यक नमी प्रदान करने के लिए उन्हें पानी दें, तुरंत बगीचा छोड़ दें क्योंकि यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो देखिए ये दो प्रश्न आपका जो है ऑप्शन सीधे सीधे गलत हो जा रहे हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, मिट्टी को संकुचित करने और उन्हें सीधा खड़ा करने होने में मदद करें और पौधे करने के लिए पौधे पर दबाएं, पौधे पर दबा देंगे तो पौधा टूट जाएगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन तीसरा सही होगा। पौधों को आवश्यक नमी प्रदान करने के लिए उन्हें पानी दें, तो आपका ऑप्शन तीसरा बनेगा। देखिए प्रश्न 22 है, ईवीएस की पाठ्य योजना की तैयारी में निम्नलिखित में कौन सा चरण शामिल है? देखिए कौन सा चरण शामिल है, तो पाठ्य प्रस्तुत करना, यह आपका सही है। परिचय विकसित करना, यह भी आपका सही है। घर गृहस्थी का काम देने की योजना बनाना, यह भी सही है। एक बड़ी समय रेखा बनाना, यह आपका जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो देखिए पाठ प्रस्तुत करना, परिचय विकसित कराना, घर गृहस्थी का काम देने की योजना बनाना, या ईवीएस पाठ का जो है एक महत्वपूर्ण जो है चरण माना गया है, इसलिए आपका जो है ABC आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 23 है,
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। पूछा, देखिए कौन सा सही नहीं है। देखिए प्रश्न को जब पढ़ते समय आप लोग जो है पूरा लास्ट तक पढ़ा कीजिए, क्योंकि प्रश्न में कभी कभी निगेटिव सेंस छिपा रहता है और वही निगेटिव सेंस हमको जो है पकड़ना है। नहीं तो क्या होता है, प्रश्न पूरा ना पढ़ने के बाद हम लोग डायरेक्ट जो है ऑप्शन पे चले जाते हैं और ऑप्शन पे उत्तर देते हैं। तो उत्तर देने के बाद जो है वही वहाँ पे गलती होती है। और ऑप्शन भी पढ़ा कीजिए तो चारों ऑप्शन पढ़ना है, क्योंकि चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तभी आपको जो है सही और गलत का जो है डिसीजन कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। क्योंकि शिक्षण में क्या होता है कि चार के चारों ऑप्शन सही होते हैं, उसी में से आपको जो है सिलेक्ट करना है। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं है पूछा है, तो प्राथमिक स्तर के बच्चों को पहले आसपास के परिवेश के बारे में और फिर उनके व्यापक परिवेश के बारे में पढ़ाया जाना। देखिए यह सही है। छात्र को वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करके सत्य की खोज के साथ गलतियां करने और उन्हें बदलने की अनुमति दी जानी, यह भी आपका सही लग रहा है। छात्र की गहन समझ विकसित करने के लिए सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान को अलग अलग पढ़ाया जाना चाहिए। देखिए अलग अलग पढ़ाया जाना चाहिए, यह सही नहीं लग रहा है। अगला ऑप्शन देखते हैं, छात्रों को अब अपने परिवेश में अपने स्वयं के ज्ञान को निरीक्षण करने, सीखने और निर्माण करने की अनुमति देना। देखिए यह सही है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे पूछा है कि कौन सा नहीं है। नहीं में आपका जो है ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 24 है कि अभिकथन पर्यावरण अध्ययन ईवीएस व्यक्तियों को प्रारंभिक चरण से पर्यावरण के बारे में जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे उन्हें समाज में सार्थक तरीके से योगदान करने में सक्षम बनाया जा सके। और आर है ईवीएस व्यक्तियों को पर्यावरण को समझने और उसकी सराहना करने के लिए आवश्यक मूलभूत ज्ञान और कौशल प्रदान करता है और बदले में समाज को लाभ पहुँचाने वाली सूचित और जिम्मेदार निर्णय लेता है। तो क्या होगा इसमें फ्रेंड्स, देखिए आप इसमें क्या लगाएंगे, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए शिक्षण का प्रश्न 25 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है कि ईवीएस शिक्षक कक्षा 4 में एक व्यस्त महीना अध्याय पढ़ाते समय गिजुभाई बधेका द्वारा लिखे गए पत्र पर चर्चा करते हैं। पत्र विभिन्न प्रकार के पक्षियों के बारे में कहानियों से भरा है। इस प्रकार की चर्चा बच्चों को निम्नलिखित में से किस प्रकार मदद मिलेगी। देखिए बहुत मस्त प्रश्न है, एक बार और पढ़ते हैं कि ईवीएस कक्षा 4 में एक व्यस्त महीना अध्याय पढ़ाते समय गिजुभाई बधेका द्वारा लिखे गए पत्र पर चर्चा करते हैं। पत्र विभिन्न प्रकार के पक्षियों के बारे में कहानियों से भरा है। देखिए अलग अलग पक्षियों की कहानियों के बारे में भरा है। इस प्रकार की चर्चा बच्चों के निम्नलिखित में किस प्रकार मदद मिलेगी। देखिए छात्रों को खोजपूर्ण गतिविधियों में शामिल करने में, यह भी आपका सही हो जाएगा। पक्षियों को उनके प्राकृतिक परिवेश को देखने में, उनके वास्तविक जीवन के अनुभव के सैद्धांतिक ज्ञान से जोड़ने में, इसलिए आपका जो है उपरोक्त सभी होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखिए प्रश्न 26 है, निम्नलिखित में कौन सा एनसीएफ से उल्लिखित पाठचर्या सुधारों के बारे में सही है। तो एनसीएफ पाठचर्या के बारे में कौन सा सही है। तो छात्रों को उनके प्राकृतिक परिवेश का पता लगाने समझने के लिए कक्षा 3 कक्षा 5 के पर्यावरण विज्ञान की शुरुआत की जानी चाहिए। तो यह आपका ऑप्शन सही है कि जैसे पर्यावरण से बच्चों को जोड़ेंगे या फिर साइंस पढ़ाएंगे तो उनसे बच्चों को क्या होगी, इनकी अवधारणा में जो है विकास होगी। तो पूछा अगला है कि पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की पाठ्यपुस्तकें हमारे पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए 6 विषयों पर आधारित होनी चाहिए। तो यह भी आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यानी जो है पहला और दूसरा दोनों सही है, आपका ऑप्शन 3 सही होगा। देखिए प्रश्न 27 है कि एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में वास्तविक लोगों और उनके वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित पाठ शामिल है। ऐसे पाठों या घटनाओं को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए जो एनसीईआरटी में प्रकाशित ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में वास्तविक लोगों उनके वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित पाठ शामिल है। ऐसे पाठ को घटनाओं में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो मुख्य उद्देश्य जो होता है कि उसमें आपको प्रत्येक निजी जीवन के संबंध के साथ संबंध बनाने जो है उसमें दर्शाया गया है, इसलिए जो है उसे मतलब महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 28 है, ईवीएस एक मिश्रित क्षेत्र है जो बच्चों के विकास में मदद करता है। तो देखिए विषय की अच्छी रणनीति
और लेबलिंग में विषय के अंतर संबंधित और जुड़ी हुई समझ में विशेष बच्चों के बारे में दर्शन, प्रत्येक विषय के बारे में अलग समझ। तो देखिए यह आपका ऑप्शन इसमें कौन सा बनेगा, ईवीएस मिश्रित क्षेत्र है बच्चों के विषय के अंतर संबंधित जुड़ी समझ को विकसित जो है विकास में मदद करने के लिए। आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। प्रश्न 29 है, एक विद्यालय में कक्षा 5 के छात्रों के लिए राजस्थान की शैक्षिक यात्रा की योजना बनाई। छात्रा के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षा की होगी? तो क्या होगी, उन्हें खुद आनंद लेना चाहिए, उन्हें उत्सुकता से निरीक्षण करना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए और अन्य छात्रों और शिक्षक के लिए अपनी टिप्पणी को साझा करना चाहिए। देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही आपका होगा, क्योंकि बच्चे जब खुद जाएंगे टहलेंगे तो उसका खुद से निरीक्षण करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उसका जो है उसको अपने एक डायरी में अपना उसको लिखेंगे, हमने ये चीज़ देखा है, इसका जो है एक दूसरे से जो है तर्क वितर्क करेंगे, शिक्षक से पूछेंगे सर एक कौन से मतलब जैसे एक कौन सा जानवर है, एक कौन सा पेड़ है या कौन सी पक्षी है, तो इस तरह से टिप्पणियाँ करेंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चों की जो सोच का होगा वो डेवलप होगा। तो इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही दूसरा आपका होगा। देखिए प्रश्न 30 है और इस सीरीज का जो लास्ट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका 30 में से कितना सही हुआ है। तो आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बाद भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो इसी तरह से वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाली बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे जो भी सीटेट से रिलेटिव वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप लोग वीडियो को जो है लाभ ले सकें। फ्रेंड्स टाइम नहीं बचा है, आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ने के साथ साथ आप लोग जो है प्रैक्टिस भी कीजिए। डेली एक प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उससे आपको जो है अच्छा रिस्पांस बनेगा। तो देखिए हम लोग प्रश्न 30 को करते हैं कि ईवीएस का शिक्षक छात्रों को भूकंप, ज्वालामुखी आदि के बारे में समझाना चाहता है। जो एक ईवीएस का शिक्षक है छात्र को भूकंप, ज्वालामुखी आदि के बारे में समझाना चाहता है। शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में किस शिक्षण सहायक सामग्री उपयोग किया जाता है? देखिए मॉडल, प्रतिमान का, मानचित्र का, फोटोग्राफ का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो देखिए शिक्षक सामग्री होता है, जैसे कि एक किताब है, चित्र या मानचित्र उपकरण, जैसे एक डीवीडी है, आपका कंप्यूटर हुआ, एक शिक्षक द्वारा कक्षा निर्देश को बढ़ाने या जीवंत करने के लिए उपयोग किया जाता है। शिक्षण सहायक सामग्री में संसाधन शिक्षण और अधिगम को जो है आसान बनाती है, जिसमें वो क्या होगा, उसे एक मॉडल होता है, एक मॉडल है, एक प्रतिमान, उसको जो है वो जारी करता है। तो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बस इतना ही था, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। धन्यवाद, बने रहिएगा राहुल स्टडी पॉइंट पे। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स आप लोग इसके पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग वीडियो को देख करके लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।